बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थों का पृथक्करण के बारे में। बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप तो जान गए हो, ये हमारा केवीएस के लिए साइंस चल रही है। केवीएस के लिए साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं। केवीएस जो हमारे विद्यालय है उसके लिए साइंस है, और जो केवीएस की जो तैयारी करते हैं टीचर, वो भी इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से अपना, ठीक है, जो क्लियर कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। अगर उनके एग्ज़ाम में आता है तो आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट एंड तक देखिए। मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दूंगा जहाँ पर आपको पीडीएफ मिल सकती है। कह रहा है कि हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक्करण करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चलानी छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। तो कह रहा है पृथक्करण का मतलब होता है कि बेटा जब से मान लो जैसे गेहूँ छानते हैं, आटा को छानते हैं, ठीक है, चाय छानते हैं, तो उसमें पृथक्करण विधि का ही उपयोग किया जाता है। जैसे दिया गया है, चाय की पत्तियों को चलचित्र छलनी द्वारा पृथक्करण करना। बोल रहा है कि फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हुए मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओढ़ते हैं। कदाचित अपने नमकीन दलिया अथवा पोया खाया होगा। यदि यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक। फिर आगे दिया गया है, कल्पना कीजिए कि रोटी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे। इसके लिए आप इस प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे या कहीं रख देंगे। क्या ये सही है? तो इस तरीके से तो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं आगे। जैसे आपने देखा होगा दूध से दही निकालने वाला मंथन करना, देख लो। अभी तो मटकिया होती है, इसके अंदर दूध होता है, तो इसको ऐसे से मथानते हैं तो दूध से क्रीम निकालते हैं ना, तो दूध या दही का मंथन करके मक्खन निकालते हैं। अब इसको दूध से दही बनेगा, दही से फिर इसको मक्खन निकालते हैं हम लोग, है ना। तो इस तरीके से कर सकते हैं। बोल रहा है ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक के लिए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा। कल्पना कीजिए यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा हुआ गिलास दिया जाता है, तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने का सोचना ही असंभव। कभी इन्हें बेटा अलग कर सकते हो रेत के कणों को नमक के कणों से, बहुत छोटे छोटे होते हैं। परंतु पहले ये जानना चाहते हैं कि हमें ऐसे पदार्थों को पृथक करने में हमें आवश्यकता ही क्यों होती है। अब क्रियाकलाप है, तो क्रियाकलाप दिया गया, देख लो इसको। दिया गया यदि हम पदार्थों को पृथक्करण करते हैं, दिया गया चावल से पत्रों को पृथक करना। उद्देश्य के लिए हम पृथक्करण करते हैं। दो भिन्न भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक्करण करना, ठीक। पृथक्करण अवयव को हम क्या करते हैं, हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करना। अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, हमें अशुद्धियों को फेंक देते हैं। चाय की पत्तियों को पृथक करना, हानिकारक अवयवों तथा अशुद्धियों को दूर करना, हमें दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। आगे दिया गया है प्रक्रम का उसके उद्देश्य तथा पृथक्कृत अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसे मिश्रित हानिकारक या अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी कम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक्करण करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोगी करने की आवश्यकता होती है। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के अमाप अथवा द्रव भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थों को तीन अवस्थाओं ठोस द्रव गैस में कोई भी हो सकती है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण को पृथक्करण कैसे करते हैं जिन्हें गुणधर्म अत्यधिक भिन्नता हो। अभी बेटा हमने ठोस द्रव गैस की बात करी, तो देखो ठोस द्रव गैस क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनके कणों बिल्कुल पास होते हैं उन्हें ठोस कहते हैं। द्रव की डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे पदार्थ जिनके कण थोड़े से दूर होते हैं वो द्रव में आते हैं। गैस की बात करें तो ऐसे उनके पदार्थ के कण जिनके बिल्कुल ही दूर होते हैं।
आगे दिया गया है पृथक्करण की विधियाँ। ठीक, बोल रहा हम अब पदार्थों को पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। उनमें से कई विधियों का उपयोग आपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा। ठीक, हस्त चयन, हाथों से चुनना। मान लो कि आप लोग देखते होंगे कि जैसे कि आप वहाँ पे आपने क्या किया कि थाली में गेहूँ से अगर आपको पत्थर निकाले या चावल से आपको निकालें तो आप पृथक्करण का विधि करते हैं, हाथों का उपयोग करते हैं। क्रियाकलाप कह रहा है कि दुकान से खरीदे गए अनाज को एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज़ के शीट पर फैलाइए। आप कागज़ को एक प्रकार के अन्य कण पाते हैं। ठीक है, पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्य कण, अन्य खाद्य कण। अब आप हाथ से पत्थर के टुकड़े को भूसे हुआ अन्य कणों की पृथक्करण कीजिएगा। तो पहली विधि है बेटा हस्त चयन विधि। कौन सी विधि होती है? हस्त चयन विधि का मतलब होता है कि हाथों द्वारा चीज़ों को निकालना भिन्न भिन्न के ऐसे। बोल रहा है इस विधि का उपयोग गेहूँ, चावल, दानों के कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे तथा पृथक करने में किया जाता है। ठीक, ऐसी शुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थिति में हस्त चयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना सुविधाजनक विधि लगती है। तो देख सकते हो ये व्यक्ति किस तरीके से हाथों द्वारा अनाजों को चुनना है। तो इस विधि को बेटा क्या बोलते हैं? हस्त चयन विधि, हाथों द्वारा चुनना। थ्रेसिंग क्या होता है? अपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों और सूखे पत्तों को गट्ठर देखे होंगे। सूखे पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पत्ते की डंडी पर अन्य कण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अन्य कणों की संख्या कल्पना कीजिए। किसान अन्य कणों को सूखे पौधों में इतना गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते होंगे? बोला आमों तथा अमरूदों के वृक्षों में तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्य कण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होगा। अन्य कणों की उनकी डंडियों में कैसे पृथक्क्रिया किया जा सकता है? कह रहा है कि सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कण अथवा अनाज को पृथक करने का प्रक्रम थ्रेसिंग ही कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्य कणों को पृथक्करण किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है। अत्यधिक मात्रा में अन्य कणों की डंडियों से पृथक्करण करने के लिए थ्रेसिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। तो बेटा थ्रेसिंग मशीन का भी उपयोग किया था, जैसे गेहूँ जो होती है गेहूँ की बालियों से निकालने के लिए, है ना। तो ये देखो थ्रेसिंग विधि होती है बेटा। कैसी विधि होती है? थ्रेसिंग विधि होती है। आगे दिया गया निष्पासन क्या होता है? तो निष्पावन क्या होता है? सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे तथा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए और इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पात्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक्करण कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों के माप समान हैं? क्या हस्त चयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा जाता है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंची तक ले जाइए। थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसलने लगे। आगे दिया गया है क्या होता है कि दोनों अवयव रेत व बुरादा सूखी पत्तियों के पाउडर एक ही स्थान गिरते हैं। क्या आपको अवयव ऐसा है कि वायु द्वारा उड़कर गिरता है? और क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल है? तो देखोगे जब आप इस तरीके से कोई लेडीज ऐसे से उड़ाती है, इस तरीके से ऐसे से उड़ाती है ना, ऐसे करके पलवे का ऐसे से उड़ाती है तो हवा चलती है तो दूर जाती है, पत्तियाँ जितनी तो दूर जाती हैं, गाँव में देखा होगा। और जितना मोटा अनाज होता है वो नीचे गिरता है। ठीक, फिर आगे दिया गया है किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी अथवा हल्की अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी और कणों को पृथक करने में करते हैं। दिया गया हवा की दिशा सूप है, ये भूसा उड़ रहा है और बेटा ये देखो अनाज गिर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक।
बोल रहा है भूसे से हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि बारीक अन्य कण पृथक होकर निष्कासन प्लेटफॉर्म के निकट ढेर बना लेते हैं। अलग अलग भूसे की पशुओं को चारे सहित व अन्य कई प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है। आगे देखो बेटा, चालन क्या होता है। चालन का मतलब होता है चलनी। देखा होगा ना, जो घर में हम लोग आटा चालते हैं उसको चालन बोलते हैं। ठीक। बोला कभी कभी हमें अपने आटों से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है, हमें इससे उपस्थित चोकर व अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं कि इसके लिए हम चलनी या छन्नी का उपयोग करते हैं तथा उसमें आटा डालते हैं। बोल रहा है आटे के छोटे छोटे कण चलनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ चलनी में रह जाती हैं। प्रायः आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चलनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर डंडियों तथा भूसा को निष्पावन अथवा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं और इस प्रकार दूर किया जाता है। आपने इसी प्रकार बड़े बड़े चालनों के भवन निर्माण वाले स्थान पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। ठीक। अब आगे दिया गया पदार्थों का पृथक्करण किस प्रकार करते हैं, देख लो बेटा। देख लो, इस तरीके से पदार्थों का पृथक्करण करते हैं। चालन द्वारा कंकड़ तथा पत्थरों को रेत से पृथक्करण किया जाता है। ठीक है। आगे दिया गया क्रियाकलाप दिया गया, कक्षा में छलनी तथा थोड़ा सा आटा घर लाइए। चालन द्वारा आटे के से अशुद्धियों को पृथक्करण कीजिए। अब चाक पाउडर बनाइए तथा उसको आटे के साथ मिलाइए। इस मिश्रण को चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चाक पाउडर तथा आटा पृथक्करण कर सकते हैं। बोल रहा चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों को जिनकी मापों के में अंतर हो उस प्रकार पृथक्करण किया जा सकता है। आगे दिया गया अवसादन व निस्तारण व निस्संदन क्या होता है। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पादन एवं हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल मिट्टी कण जैसे हल्के हल्के कण होते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियाँ कैसे पृथक्करण करते हैं। तो बेटा ये तो धो लो या तो उनको छान लो। ठीक है, इस तरीके दूर कर सकते हैं। प्रायः पकाने से पहले चावल या दालों को जल में धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल को डालते हैं तो पानी पर चिपकी अशुद्धियाँ जैसे धूल कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती हैं। अब सोचिए कि बर्तन तली में कैसे डूबेगा, चावल या धूल को कैसे आपने देखा होगा। ठीक। आगे दिया गया है कि मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठी जाने के कारण अवसादन कहते हैं। जब कोई तली जो होती है नीचे बैठ जाती है, ठीक है, गंदगी अशुद्धि तो उसको अवसादन कहते हैं। ठीक। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल की मिट्टी सहित उड़ने की क्रिया निस्तारण कहते हैं। ठीक। तो निस्तारण विधि का मतलब क्या होता है कि अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। ठीक। दिया गया, आइए हम ऐसे अन्य मिश्रणों को पता लगाते हैं जिससे अवयवों का अवसादन व निस्तारण विधि द्वारा पृथक्करण किया जाता है। तो देख लो, आगे दिया गया, आइए देख लो किस तरीके से कर रहा है। बोला किसी मिश्रण के दो अवयवों का अवसादन तथा निस्तारण किया पृथक्करण करना होता है। ठीक है। तो देख सकते हो मिट्टी व जल का मिश्रण है और आगुलित पदार्थ मिट्टी किस तरीके से अलग किया जा रहा है। कह रहा है कि यह जो सिद्धांत होता है वो द्रवों को मिश्रण को पृथक करने में उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से ही इसी विधि का पृथक्करण किया जाता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को जो कुछ समय के लिए रखा रह दिया जाए वो पृथक्करण परतों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद अवयव ऊपरी परत बनाता है, उसे निस्तारण द्वारा पृथक्करण कर सकते हैं। आइए फिर से ठोस द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक्करण करने के लिए क्या करते हैं। अक्सर आप छलनी का उपयोग करते हैं। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, जब चाय छानते हैं तो देखा वो छलनी का उपयोग करते हैं, जिससे क्या होती है कि चाय पत्ती उसी में रह जाती है और सारी चाय नीचे आ जाती है। ठीक है। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें कि इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय की कुछ पत्तियां अब, ठीक है, चाय की पत्तियां अब देखो इधर लिखा होगा,
तो कह रहा है चाय की पत्तियाँ अब भी मिलती हैं। अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियाँ छन्नी में रह जाती हैं? इस प्रक्रिया को निस्संदन या फिल्टर करना कहते हैं। कि मान लो जब चाय छानने की विधि को क्या बोलते हैं? निस्संदन या फिल्टर करना बोलते हैं। ठीक है। तैयार चाय को चाय की पत्तियों पृथक करने के निस्तारण तथा निस्संदन में ही कौन सी विधि अच्छी होती है? तो निस्संदन विधि ज़्यादा अच्छी होती है। बोला आइए अब आपने उपयोग में आने वाले जल का उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या आप हम सभी को समय समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नालों में से गंदला जल प्राप्त होता है। तालाबों तथा नदियों में एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। आइए अब ये देखते हैं कि क्या हम पृथक्करण कुछ विधियों द्वारा जल की मिट्टी जैसे अम्लीय अशुद्धियों दूर कर सकते हैं। बोला तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए। यदि यह नहीं मिल सके तो एक गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला दें। इस आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल को सावधानीपूर्वक प्रेक्षण कीजिए और अपने प्रेक्षणों को लिखिए। बोला एक गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठी गई है, ऐसा क्यों हुआ है? बेटा जो मिट्टी की जो शुद्धि होती है वो नीचे ही बैठ जाती हैं और पानी जो स्वच्छ होता है ऊपर आ जाता है। इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? आप जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा सा तिरछा लीजिए। इस गिलास के ऊपर में जल को थोड़ा दूसरे गिलास उड़ेलिए। इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? बोल रहा है क्या दूसरे गिलास का जल भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है? अब इसका निस्संदन कीजिए। क्या चाय वाली छन्नी ने यह कार्य किया है? आइए कपड़े की सहायता से जल का निस्संदन का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े से में बने हुए धागों के बीच में छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़ों में इन्हीं के छिद्रों का उपयोग निस्संदन के रूप में किया जा सकता है। बड़ा चैप्टर, बहुत बड़ा, दिमाग खराब हो जाएगा इसको पढ़ते पढ़ते। बोल रहा यदि जल भी गंदला है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्संदन कर सकते हैं, जिससे यह छोटे छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्संदन होता है जिसे अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ठीक। बोल रहा है फिल्टर पत्र का उपयोग से संबंधित विभिन्न चरणों को दर्शाइए। फिल्टर पत्र के शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दीजिएगा। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते, फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। ठीक, देख सकते हो बेटा ये किस तरीके से कर रहे हैं। शंकु कोण के आकार का लिया गया, फिल्टराइजेशन वो लोग कर रहे हैं ना, तो आप डायग्राम ही देख सकते हो। फिल्टर पत्र द्वारा उपयोग निस्संदन करना। ठीक, कह रहा है कि साधारणता जो होता है हमारा, फलों और सब्जियों के रसों को भी पीने से पहले उनके बीजों तथा ठोस कणों को पृथक्करण किया जाता है। निस्संदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी होता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रव को मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण को कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक्करण किया जाता है। आगे दिया गया वाष्पन क्या कहलाती है? एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालकर अच्छी तरह हिलाइए। तो देखो ये वाष्पन विधि बेटा आ रही इसमें, है ना। देखो बेटा ये होती है वाष्पन विधि। ठीक, इस तरीके से। फिर आगे बोला कि जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हुए हिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हैं? नमक जल में से भरे बीकर को गर्म कीजिएगा। जल को उबलकर उड़ने दीजिएगा। बीकर में क्या बचता है? तो बेटा नमक ही बचेगा। देख रहे हो, नमक युक्त जल से बीकर में गर्म करना। बोल रहा है कि इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक्करण करने के लिए वाष्पन प्रक्रिया का उपयोग किया। ठीक, बोल रहा है जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया ही वाष्पन कहलाती है। जहाँ पर जल होता है वहाँ वाष्पन प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। बोल रहा आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन लवणों में से लवण साधारणतः नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन धीरे धीरे
वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जा सकता है। आगे देखो क्या दिया गया है यार, बहुत बड़ा है चैप्टर है। बोला समुद्र से जल को नमक इस तरीके से प्राप्त करते, बड़ी बड़ी क्यारियाँ बना के। बोल रहा है कि पृथक्करण एक से अधिक विधियाँ का उपयोग किया जाता है। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। प्राय किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करना ही चाहिए। ठीक, तो देखो क्रियाकलाप पढ़ लेते हैं हम लोग बच्चों। पूरा क्रियाकलाप के बारे में दिया गया है, हम लोग एक एक पूरा पढ़ेंगे। कह रहा है कि रेत और नमक का मिश्रण लीजिए, आप इसे कैसे पृथक करेंगे। हमने पहले भी देखा है कि हस्तचयन विधि इसके पृथक करने व्यवहारिक नहीं होगी। इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल मिलाइए। ठीक, इसके बाद कुछ समय के पश्चात एक और रख दीजिए। आप देखते हैं कि रेत बीकर में तली में बैठ रही है। इसे निस्तारण या निस्संदन का पृथक्करण कर सकते हैं। निस्तारित द्रव में क्या होगा कि आप सोच सकते हैं कि इस जल में वही नमक है जो आरंभ में मिश्रण में था। वही तो होता ही है बेटा, क्या भला अलग से आ जाएगा क्या कहीं से। आप इस निस्तारित द्रव से नमक एवं जल को पृथक करना ही। इस द्रव को किसी केतली को भरकर इसका ढक्कन बंद करिए। आप कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिएगा। क्या आप केतली को टोटी से भाप कर निकलती देखती है। तो देखो इस तरीके से आपको भी करना है क्रियाकलाप। फिर आगे दिया गया है, देख सकते हो बेटा, इस तरीके से वाष्पन और संघनन द्वारा। ठीक, अगर आप मान लो इसको गर्म केतली से आप भाप निकालते, ऊपर बर्फ़ के टुकड़े रख देते तो इसे पानी बन के पूरा एक एक नीचे जाएगा। बोला एक देद को प्लाट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ़ रखी है। प्लेट की केतली की टोटी के ठीक ऊपर पकड़िए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आप देखते केतली के सारे जल भाप बनकर बदलने लगते हैं। बोला जब भाप ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने लगवा ले, यह संघनन द्वारा भाप बना है। जल भाप से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन ही कहते हैं। बोला क्या कभी जिस पात्र में दूध को दही देर में पहले उबाला गया था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल को बूंदों को देखा है। जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली के पीछे क्या छूट जाता है। ठीक, बोला इस प्रकार हमने मिश्रण में नमक, रेत और जल का निस्तारण और निस्संदन व वाष्पन और संघनन विधियों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक्करण किया। ठीक, आगे दिया गया है पहली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को ठीक रेत की थोड़ी मात्रा मिलाया, फिर उसमें क्रियाकलाप शास्त्र में सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़े ही भाग को पुनः प्राप्त कर पाए और वह त्रुटि ही हो गई। यार चैप्टर बहुत बड़ा है यार। ठीक, बोल रहा है क्या जल किसी पदार्थ की कितनी मात्रा को घोल सकता है। बोला अध्याय 2 में हमने पाया कि पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं, तब हम उन पदार्थों को जल में विलयी कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उसमें पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा। ठीक, तो क्रियाकलाप बोल रहा है। देखो क्रियाकलाप करने के लिए बोल रहा है। देखो बोल रहा है इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, एक चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेल लिए, एक चम्मच नमक इसमें डालकर तब तक विलोडित कीजिए जब तक कि उसमें पूरी तरह से घुल ना जाए। आप फिर एक चम्मच में नमक डालिए और भली बात विलोडित कीजिए। इसी प्रकार एक चम्मच करके नमक मिलाते विलोडित करते जाइए। बोला कुछ चम्मच नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते कि कुछ अविलेय नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है। यदि हाँ तो उसका अर्थ यह है कि इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता है, यह एक विलयन संतृप्त विलयन है। ठीक है, बोला यह संकेत जो बताता है कि उस पर संभवतः गलत हुआ है जब पहली ने रेत में नमक को जल में घोलना स्टार्ट किया है ना। तो ये तो गलत है ना बेटा। पदार्थों का पृथक्करण हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर इधर देख लेते हैं जो क्रियाकलाप कर रहे हैं उसी के बारे में।
कह रहा है कि अधिक मात्रा में मिले नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलियम बनाने की आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। अविलेय नमक रेत के साथ मिला रह गया, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या का हल कर सकती थी, लेकिन कह रहा है कि कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारी नमक का घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन में बनने से पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? अब देखो, ये जो क्रियाकलाप है बेटा, क्रियाकलाप आपको बहुत पढ़ना है, ऐसे है ना, चीज़ों को ऐसे सीख पाओगे। बीकर में कुछ जल लीजिए, उससे बोला उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि उसमें नमक घुल ना जाए। इस प्रकार नमक को जल में संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और उसे गर्म कीजिएगा। आप क्या पाते हैं कि बीकर तली में नमक का क्या हुआ है? क्या आप इसे घुल गया है? यदि हाँ, तो क्या इस पर विलयन का गर्म करने पर इसे अधिक से नमक घोला जा सकता है? बोल रहा है इस गर्म विलयन को ठंडा क्यों होने दीजिएगा। क्या आप बीकर को तली में पुनः नमक को बैठता दिखाई देता है? यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक को अधिक मात्रा घोली जा सकती है। क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थों का समान मात्रा में घुलनी है, पता लगाइए। तो आपको क्रियाकलाप ही सारे करने हैं, ठीक, तो ज़्यादा है नहीं। देखो क्रियाकलाप पढ़ लेते हैं, इसको जल्दी से निपटा लेते हैं अब हम लोग, टाइम बहुत हो गया है। 2 गिलास लीजिए, प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए और गिलास में चम्मच नमक मिलाइए, ठीक है। और इस प्रकार रखना है, कह रहा, और तब तक विलोडित कीजिएगा जब तक कि घुल ना जाए। 1 चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने पर डालते जाइए। नमक के चम्मच की संख्या घोली गई सारणी 3.2 में लिखिए। बोल रहा है इस क्रियाकलाप में चीनी से दोहराइए, ठीक, और आप कोई विलेय में अन्य पदार्थों से दोहरा सकते हैं, ठीक। क्या आप आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों में भिन्न मात्रा में घोलता है? हमने पदार्थों को पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी किया जा सकता है। बोल रहा है कि हमने यह भी सीखा कि पदार्थों को द्रव में घोलने से विलयन बनता और विलयन में ही पदार्थ घुल सकें और ये संतृप्त विलयन कहलाता, ठीक। हम लोग पढ़ लेते हैं, कुछ क्रियाकलाप बारे में पढ़ लेते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। कह रहा है कि हस्तचर्य या निष्पादन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्संदन मिश्रणों से उसके अवयवों का पृथक करना कुछ विधियाँ हैं। अनाज से भूसा तथा पत्रों को हस्त चयन द्वारा पृथक्करण किया जा सकता है। भूसा व अनाज से भरी बीजों से निष्पादन विधि द्वारा पृथक्करण किया जाता है। किसी मिश्रण के कणों को अमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्पंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत को बाहरी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण विधि द्वारा जल को पृथक्करण किया जा सकता है। आगे दिया गया है द्रव उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को निष्पादन का उपयोग में पृथक्करण किया जा सकता है। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं, ठीक है। और वाष्पन की विधि उपयोग करने में द्रव घुले ठोस पदार्थ पृथक करने में किया जा सकता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सके वह पदार्थ संतृप्त विलयन होता है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घुला जा सकता है। जल विलेय पदार्थों को विभिन्न मात्राओं में घोलता है, ठीक। तो बेटा वीडियो कैसी लगी है? तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपको क्या करना, मैंने बोला था, अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये यहाँ पर आप ले सकते हो। यहाँ पर आप PDF ले सकते हो, ठीक है, मेरे से। जय हिंद बेटा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करो।